हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 12 और 13 ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। सबसे पहले हमने कल जो वीडियो में कवर किया था सेक्शन 11 तक कवर किया था। आज हम देखते हैं चैप्टर 3 कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनांट्स। तो सेक्शन 11A क्या कहता है? सेक्शन 11A बोलता है सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड। जो चैप्टर 3 के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 23J के चैप्टर 3A के लैंडलॉर्ड को लागू नहीं होंगे। सेक्शन 12 है रिस्ट्रिक्शन ऑन एविक्शन ऑफ टेनांट्स। सेक्शन 12 में वो ग्राउंड बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर आप टेनांट को एविक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 16 ग्राउंड है जिनके आधार पे आप टेनांट को एविक्ट करोगे। इन 16 ग्राउंड के अलावा और किसी ग्राउंड पर किसी भी टेनांट को किसी भी अकोमोडेशन से एविक्ट नहीं किया जा सकता। ये ग्राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए। और इस ग्राउंड के साथ साथ किस सब सेक्शन में ये ग्राउंड दिए गए हैं आपको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 12A में ये बताया गया है कि टेनांट ने यदि रेंट लगभग 2 महीने तक पे नहीं किया है, 2 महीने तक पे नहीं किया है, किस डेट से 2 महीने तक? जिस डेट पर उसको नोटिस सर्व किया है कि भाई आपने रेंट नहीं दिया है, आप कृपया करके रेंट हमें दे दें, उस डेट से लेके 2 महीने तक यदि टेनांट ने रेंट पे नहीं किया है तो ये उस टेनांट के एविक्शन का एक ग्राउंड हो जाता है। और ये ग्राउंड कहाँ दिया गया है? तो ये दिया है 12(1)A में। अगला ग्राउंड हम देखते हैं। अगला ग्राउंड है बी। बी क्या कहता है? बी बोलता है कि टेनांट ने इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद सब लेटिंग कर लिया है अनलॉफुली, मतलब सब लेट कर दिया है, असाइन कर दिया है, या फिर जो लैंडलॉर्ड है उसको पोजेशन से पार्टेट कर दिया है। ऐसी सभी स्थिति में टेनांट को एविक्ट कर दिया जाएगा। फिर से एक बार याद रखिए, इसको याद रखने का मैं तरीका भी बता रही हूँ। बी से आप याद रख लीजिए विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध बी, विधि विरुद्ध बी मतलब यदि अनलॉफुली किराएदार ने सबलेट कर दिया है मकान को, या फिर उसने असाइन कर दिया किसी और व्यक्ति को, या फिर लैंडलॉर्ड को उसके पोजीशन से वंचित कर दिया है, तो इन तीनों ही स्थिति में विधि विरुद्ध तरीके से यदि उसने ये काम किया है तो उसे इविक्ट किया जा सकता है, उसे मकान से किराएदारी से निकाला जा सकता है। अगला क्राइटेरिया है ग्राउंड सी। सी क्या कहता है कि टेनांट या फिर टेनांट की जगह पे कोई भी अन्य पर्सन जो उसके साथ में रह रहा था उसने न्यूसेंस क्रिएट किया है या कोई ऐसा काम किया है जो उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए उस अकोमोडेशन को होल्ड किया गया उस पर्पस से इनकंसिस्टेंट है, उस पर्पस से अलग पर्पस है, और ऐसा करने से सब्सटेंशियली एडवर्सली सब्सटेंशियली डैमेज हो रहा है लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड के हितों का, तो एविक्शन का ग्राउंड बनता है। फिर से समझिए, इसे याद करने का तरीका है सी से क्रिएटेड न्यूसेंस आप याद रखिए। मतलब यदि जो किराएदार है उसने किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट कर दिया है या जिस पर्पस के लिए अकोमोडेशन धारण किया जा रहा है उस पर्पस से अलग कोई पर्पस के लिए उस अकोमोडेशन का यूज कर लिया है, और ऐसा करने से जो लैंडलॉर्ड के हित हैं उस पर यदि विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो ये एक ग्राउंड हो जाएगा इस बात के लिए कि टेनांट को उस घर से निकाल दिया जाए, एविक्ट कर दिया जाए। कोई न्यूसेंस क्रिएट करना या लैंडलॉर्ड की ओनरशिप से इनकार करना 12(1)C के अंतर्गत आधार माना जाएगा और उस टेनांट को एविक्ट कर दिया जाएगा। इसका प्रोविजो भी है, सेक्शन 12(1)C का प्रोविजो ये कहता है कि यदि अकोमोडेशन का कोई भी हिस्सा टेनांट अपने ऑफिस के रूप में यूज कर रहा है तो इसे ये नहीं माना जाएगा कि वो इनकंसिस्टेंट एक्ट कर रहा है ना। इसे जैसे एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, यदि हमने कोई घर रहने के लिए लिया है, अब हम उस घर में जुआ घर खोल बैठे हैं तो वो इनकंसिस्टेंट एक्ट माना जाएगा और वो एविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। पर जैसे कोई एडवोकेट है, एडवोकेट ने कोई घर रहने के लिए लिया है और उस घर के एक कमरे में वो अपना एडवोकेसी का ऑफिस चला रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट पर्पस के लिए नहीं माना जाएगा,
और वो अपना ऑफिस उस घर में चला सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राउंड है ग्राउंड डी। ग्राउंड डी क्या बोलता है कि जो अकोमोडेशन है, यदि टेनांट के द्वारा पिछले 6 महीने से वो यूज नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये आधार बन जाता है कि उस टेनांट को एविक्ट कर दिया जाए। यदि जो अकोमोडेशन है वो 6 महीने से यूज नहीं किया जा रहा है, तो ये आधार बन जाता है कि टेनांट को एविक्ट कर दिया जाए। अगला ग्राउंड है 12(1)(e). 12(1)(e) क्या कहता है? 12(1)(e) कहता है कि जो अकोमोडेशन है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जरूरी था। और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किसके लिए जरूरी था? लैंडलॉर्ड के खुद के लिए या फिर लैंडलॉर्ड के किसी फैमिली मेंबर के रहने के लिए उस घर की उसे जरूरत थी, और लैंडलॉर्ड के पास उसी सेम शहर में कोई दूसरा ऐसा घर नहीं था जो रहने के लिए यूज किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में लैंडलॉर्ड टेनांट को बोल सकता है कि आप मेरा अकोमोडेशन खाली करिए। ठीक है, 12(1)(e) क्या बोलता है कि यदि लैंडलॉर्ड को खुद के रहने के लिए वो घर चाहिए तो वो टेनांट से उस घर को खाली करवा सकता है। अगला जो ग्राउंड है वो है 12(1)(f). एफ ये बोलता है कि जो अकोमोडेशन है वो नॉन रेसिडेंशियल पर्पज से किराए पे दिया गया है, और ऐसे अकोमोडेशन की जरूरत लैंडलॉर्ड को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है, या फिर लैंडलॉर्ड के जो बालिग पुत्र हैं या लैंडलॉर्ड के साथ रहने वाली जो अनमैरिड उसकी डॉटर है, उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए है। या फिर ऐसी स्थिति में लैंडलॉर्ड क्या करेगा? किरायादार से वो खाली करवा सकता है। पर एक शर्त यहाँ पे भी वही है कि उसी सेम शहर में उस लैंडलॉर्ड के पास दूसरा कोई ऐसा अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए जो नॉन रेसिडेंशियल पर्पज से यूज होने के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, जैसे कोई एक दुकान है लैंडलॉर्ड के पास, उसने उसे रेंट पे दिया है, बाद में वो किराएदार से खाली करवाना चाहता है कि अब मुझे ही बिजनेस करना है, तो वो खाली करवा सकता है। पर ये देखा जाएगा कि क्या उसके पास उसी शहर में कोई दूसरी दुकान तो नहीं है जिसे वो अपने खुद के यूज के लिए प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोला है कि लैंडलॉर्ड को खुद के लिए जरूरत है या उसके मेजर सन या अनमैरिड डॉटर को जरूरत है, तो वो उस अकोमोडेशन को खाली करवा सकता है। इसमें पत्नी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो पत्नी को ऐड किया गया था। एक केस आया था बद्रीलाल वर्सेस सीताबाई का, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो वाइफ है उसको भी 12(1)(c) में माना जाएगा, यानी लैंडलॉर्ड की वाइफ को भी यदि जरूरत है उस अकोमोडेशन की नॉन रेसिडेंशियल पर्पज से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो अकोमोडेशन खाली करवाया जा सकता है। अगला ग्राउंड है जी। जी से आप याद रखिए कि यदि अकोमोडेशन अनसेफ अनफिट हो चुका है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मतलब वो व्यक्तियों के रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, और लैंडलॉर्ड को उस स्थान की रिपेयरिंग करवाना है, और रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है जब तक उस अकोमोडेशन को खाली ना करवाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में भी टेनांट से वो अगर खाली करा सकते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि जी से जर्जर हो गया है, भवन अनसेफ अनफिट हो चुका है, जी से जर्जर हो गया, इसलिए 12(1)(g) में क्या ग्राउंड है कि अनसेफ और अनफिट अगर हो गया अकोमोडेशन और रिपेयर कराने के लिए जरूरत है लैंडलॉर्ड को, तो वो अकोमोडेशन खाली करवाया जा सकता है। एच में ये बताया गया है कि यदि अकोमोडेशन है वो लैंडलॉर्ड को जरूरी है कि अकोमोडेशन पे वो कुछ बनाना चाहता है, बिल्डिंग या रीबिल्डिंग करना चाहता है, कुछ सब्सटेंशियल एडिशन या अल्टरेशन करना चाहता है उसमें, और ये चीज तभी हो पाएगी जब मकान खाली करवाया जाए, तभी हो पाएगी, उसके पहले नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी जो लैंडलॉर्ड है वो चाहे तो अकोमोडेशन खाली करवा सकता है। ये बोलता है 12(1)(h). इसको कैसे याद रखेंगे? तो एच में क्या दिया है? हाइट बढ़ाना है, मतलब रीबिल्डिंग करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है कुछ बिल्डिंग में, सब्सटेंशियल एडिशन करना है, अल्टरेशन करना है। तो ऐसी स्थिति में आप 12(1)(h) में जाकर टेनांट से एविक्शन, टेनांट को एविक्ट करवा सकते हो। आई में यह है कि यदि टेनांट का खुद का एक मकान है उसी सेम शहर में जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, और तो ये एक आधार है कि हम उससे अपना मकान खाली करवा सकते हैं। आई मतलब खुद के लिए, आई मतलब मेरा, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, आई मतलब मेरा। यदि मेरा मैं कौन? टेनांट। तो यदि मेरा खुद का एक मकान है तो फिर मुझे लैंडलॉर्ड का जो मकान है उसको खाली करना पड़ेगा, ये बात दी गई है आई में। आगे है जे। जे में क्या बोला जा रहा है कि जो अकोमोडेशन है वो टेनांट को इसलिए दिया गया था कि वो लैंडलॉर्ड की
सर्विस कर रहा था, लैंडलॉर्ड का एम्प्लॉय था और एम्प्लॉय होने के नाते वो उस अकोमोडेशन को खुद के रहने के लिए यूज कर सकता था। पर यदि अब वो सर्विस में ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको अकोमोडेशन भी खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो सर्विस में नहीं है और जो लैंडलॉर्ड का दूसरा सर्वेंट आएगा अब उस अकोमोडेशन में वो रहेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में टेनांट को एविक्ट कर दिया जाएगा। इसको याद करने का क्या तरीका है? जॉब, यानी आप लैंडलॉर्ड की जॉब कर रहे हो, जॉब करने के कारण आप उस अकोमोडेशन में रह रहे हो, जब आपने जॉब करना छोड़ दिया तो आपको उस अकोमोडेशन को खाली करना पड़ेगा। अगला ग्राउंड है 12(1)(k). 12(1)(k) क्या बोलता है कि दैट द टेनांट हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कॉज्ड और परमिटेड टू बी कॉज्ड सब्सटेंशियल डैमेज टू द अकोमोडेशन। यानी जो टेनांट है उसने जो अकोमोडेशन को सब्सटेंशियल डैमेज पहुंचाया है तो के आधार पर हम बोलेंगे कि आप खाली करो जाके। तो इसे कैसे याद रखें? अगर हम किसी घर में रह रहे हैं उसमें कील ठोकते रहें तो क्या होगा? मकान को सब्सटेंशियल डैमेज हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि इसे कील ठोक कर हमने मकान को डैमेज पहुंचाया तो लैंडलॉर्ड ने बोल दिया मकान खाली करो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एल की ओर। एल ग्राउंड ये बोलता है कि जहां पर टेनांट ने एक लिखित सूचना दे दी थी लैंडलॉर्ड को कि अब मैं ये आपका मकान छोड़ने वाला हूँ अगले महीने से, और इस लिखित सूचना के आधार पे लैंडलॉर्ड ने उस अकोमोडेशन को सेल करने का किसी और से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या प्रॉमिस कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अब उसको अकोमोडेशन का पोजीशन चाहिए क्योंकि उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यदि टेनांट ने लिखित सूचना दी है छोड़ने की और उसके बाद टेनांट नहीं छोड़ता है तो ये एक इविक्शन का ग्राउंड हो जाएगा कि आपने तो लिखित सूचना दे दी थी, अब आप उस स्थान को छोड़ो। तो सीधी बात है, एल में लिखित सूचना है, ये आप याद रखेंगे, ल से लिखित, ल से एल। ठीक है, लिखित सूचना आपने दी, रिटर्न नोटिस आपने दिया है छोड़ने का, तो अब आप खाली करो। एम ग्राउंड ये बोलता है कि जो टेनांट है उसने बिना लैंडलॉर्ड की रिटर्न परमिशन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया है जिससे जो अकोमोडेशन का पर्पस है वो अल्टर्ड हो चुका है ना, या फिर आपने कुछ भी उसमें बनाया जिससे अकोमोडेशन को कोई डैमेज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपसे मकान खाली करवा लिया जाएगा। इसे हम कैसे याद रखेंगे? एम से मेड कंस्ट्रक्शन ऑन अकोमोडेशन, है ना, मतलब आपने कोई और कंस्ट्रक्शन कर लिया है टेनांट ने अपने हिसाब से लैंडलॉर्ड के मकान पे, तो हम बोलेंगे अब आप मकान खाली करो। एन क्या बोलता है? एन है कि जो अकोमोडेशन है वो एक ओपन लैंड है और उस ओपन लैंड में आपने एक हाउस बना लिया है या कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो ऐसे स्थान में आप हम बोलेंगे कि आप खाली करो। इसको कैसे याद रखेंगे? तो एन से निर्माण, मतलब आपने ओपन लैंड में निर्माण कर लिया एक घर का, तो हम बोलेंगे आप खाली करो, आप हमारा खाली करो। ठीक है, अगला है ओ। ओ में ये बोला है कि बिना लैंडलॉर्ड की रिटर्न परमिशन के यदि टेनांट ने अकोमोडेशन का पोजीशन हासिल कर लिया है और जिस स्थान को उसने पोजीशन किया है वो इसमें था ही नहीं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो था ही नहीं और आपने ओवर पोजीशन कर लिया है, तो आपसे बोलेंगे अब मकान आप खाली कर दो। आप ऐसे याद रखिए, ओ से ओवर पोजीशन, यानी जो हिस्सा आपको नहीं मिला था किराएदारी के रूप में आप उसमें भी घुस बैठे, ओवर पोजीशन आपने कर लिया है, तो आपको बोलेंगे 12(1) ओ में कि आप खाली करिए। लास्ट जो ग्राउंड है एविक्शन का वो है पी। पी क्या बोलता है कि यदि टेनांट कन्विक्ट हो चुका है, अपराधी साबित हो चुका है किसी अपराध में, है ना, या वो उस बिल्डिंग को इमोरल और इलीगल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि आप हमारा मकान खाली करिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पी के आप इलीगल काम कर रहे हो, तो पी के इलीगल काम कर रहे हो तो पी में आपको बोलेंगे कि अब आप मकान खाली करो। ठीक है, आई होप आपको बहुत मजेदार तरीके से ये सारे ग्राउंड्स जो हैं वो याद हो गए होंगे। यदि आपको याद नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। जितने इंपॉर्टेंट इसके 16 ग्राउंड है उतने ही आगे के सब सेक्शन याद करना आपके लिए जरूरी है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सब सेक्शन में क्या दिया। तो 12(2) ये बोलता है कि हमने इन 16 ग्राउंड पे टेनांट से खाली करने के लिए बोला। अब मान लो उस टेनांट का कोई सब टेनांट भी था, मतलब उस अकोमोडेशन में कोई सब टेनांट भी रहता था, तो उस सब टेनांट से हम मकान तब तक खाली नहीं करवा सकते जब तक उस सब टेनांट को भी इस इविक्शन सूट में पार्टी ना बनाया जाए। ठीक है, मतलब जो सब टेनांट सेक्शन 15 के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से सब टेनांट के रूप में है, उस सब टेनांट को से मकान खाली नहीं करवाया जा सकता। फिर से एक बार देख लीजिए कि 12(2) ये बोलता है कि हमने 16 ग्राउंड्स जो पढ़े हैं 12(1) में,
उन ग्राउंड के आधार पे हम कोई एविक्शन सूट लेकर आए हैं और वो एविक्शन सूट टेनांट के अगेंस्ट है। अब उस टेनांसी में उस टेनांट का कोई सब टेनांट भी है और हमने उस सब टेनांट को पार्टी नहीं बनाया, और वो सब टेनांट कैसा सब टेनांट था, प्रॉपरली सेक्शन 15 की प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ था। तो ऐसी स्थिति में हम उस सब टेनांट से मकान को खाली नहीं करवा सकते हैं जब तक उसे हम पार्टी ना बनाएं। आगे 12 का 3 सबसेक्शन क्या बोलता है कि क्लॉज ए के आधार पर, सेक्शन 12(1) क्लॉज ए के आधार पर टेनांट के अगेंस्ट में कोई भी एविक्शन सूट नहीं लाएंगे यदि टेनांट ने पेमेंट कर दिया सेक्शन 13 के अनुसार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12(1) क्लॉज ए क्या है। तो 1 क्लॉज ए था कि आपने 2 महीने तक मतलब नोटिस दे दिया, हमने आपको डिमांड नोटिस दिया कि आप हमें किराया दो, और आपने 2 महीने तक उस डिमांड नोटिस के बाद भी हमें किराया नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे कि अब आप हमारा मकान खाली करो। पर यदि आपने सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग पूरी प्रोसेस फॉलो करके पेमेंट कर दिया है तो फिर आपके अगेंस्ट हम एविक्शन का सूट नहीं लाएंगे। और इसके साथ ही आप प्रॉमिस करते हो कि हर महीने का जो ड्यू होए वो 15 तारीख तक आप दे ही दोगे, तो ऐसी स्थिति में एविक्शन का सूट नहीं लाएंगे। यहाँ फिर से एक प्रोविजो दिया गया है। ये प्रोविजो ये बोलता है कि यदि एक बार आपको बेनिफिट मिल गया, मतलब आपने 2 महीने तक किराया नहीं दिया था, 2 महीने तक किराया नहीं दिया था डिमांड नोटिस के बाद, और उसके बाद आपने सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग प्रॉपर पेमेंट भी कर दिया था, रेंट वगैरह डिपॉजिट भी कर दिया था, और फिर आपको बेनिफिट दे दिया गया, आपके अगेंस्ट एविक्शन का सूट हम नहीं लाए, पर आपने अगेन फिर से डिफॉल्ट किया है और आपने अगेन 3 महीने तक का किराया फिर नहीं दिया है, तब अब आपको इस सब सेक्शन 3 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपके अगेंस्ट में जो एविक्शन सूट है वो लाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 12(1)(4) के ओर। 12(1)(4) कहता है कि जहां पे लैंडलॉर्ड ने कोई अकोमोडेशन को ट्रांसफर के थ्रू एक्वायर किया है ना, जैसे नहीं होता है ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपना साइन कर देते हो किसी और को, तो ट्रांसफर के थ्रू आपने कोई अकोमोडेशन एक्वायर किया है तो आप क्लॉज ई और क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग एविक्शन सूट नहीं फाइल कर सकते जब तक आपको उस डेट की ट्रांसफर से 1 साल नहीं हो जाए। क्लॉज ई और क्लॉज एफ क्या कहता था, तो क्लॉज 1(e) कहता था कि लैंडलॉर्ड को यदि अपने रहने के लिए कोई जगह चाहिए, खुद के रहने के लिए या अपने फैमिली मेंबर के रहने के लिए, या फिर 12(f) कहता था कि लैंडलॉर्ड ने नॉन रेसिडेंशियल पर्पज से अकोमोडेशन लेट किया है और उसे वो अकोमोडेशन खुद के बिजनेस चालू करने के लिए, उसके मेजर सन और अनमैरिड डॉटर को बिजनेस चालू करने के लिए चाहिए, तो आप एविक्शन सूट फाइल कर सकते हो। ये दोनों ही क्लॉज के अंतर्गत यदि आपने क्या है जो लैंडलॉर्ड से एक्वायर किया है अकोमोडेशन ट्रांसफर के थ्रू, तो जब तक उस ट्रांसफर की डेट से 1 साल का पीरियड ना हो जाए आप 12(1)(e) और 12(1)(f) के आधार पर एविक्शन सूट फाइल नहीं कर सकते हो। आगे हम देखते हैं जहां पर टेनांट को एविक्ट करने के लिए सबसेक्शन 12(1)(e) के अंतर्गत कोई ऑर्डर हो गया है, तो आपको जो लैंडलॉर्ड है आपको वो पोजीशन 2 महीने तक नहीं मिलेगा। 12(1)(e) क्या कहता था कि लैंडलॉर्ड को खुद के लिए अकोमोडेशन चाहिए, खुद के रहने के लिए, और उसके पास दूसरा कोई अकोमोडेशन उसी सेम शहर में नहीं है तो उसे चाहिए, और यहाँ पे ऑर्डर हो गया है कि लैंडलॉर्ड को पोजीशन दिया जाए, तो लैंडलॉर्ड को पोजीशन कब मिलेगा, जब तक उस ऑर्डर से 2 महीने की जो समय है वो ना बीत जाए तब तक लैंडलॉर्ड को हम पोजीशन नहीं देंगे। ये क्यों दिया है, जैसे अब भाई किसी को घर ढूंढना है तो उसे 1-2 महीने का समय तो लगेगा ही ना, तो यदि इविक्शन का ऑर्डर हो भी गया है तो 2 महीने तक पोजीशन नहीं मिल सकता। आगे हम देखते हैं 12(1)(6) क्या कहता है, तो जहां पे कोई इविक्शन का ऑर्डर 12(1)(f) के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। 12(1)(f) में हम क्या बोलते थे कि यदि बिजनेस करने के लिए लैंडलॉर्ड को कोई प्लेस चाहिए तो वो 12(1)(f) में अपना खुद का बिजनेस का जो नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है उसको खाली करवा सकता है, तो वो तब तक नहीं खाली करवा पाएगा जब तक कि जो 2 महीने का पीरियड ना निकल जाए। मतलब पोजीशन लैंडलॉर्ड को दोनों ही केस में 12(1)(e) और 12(1)(f) में कब मिलेगा, इविक्शन डेट के ऑर्डर से 2 महीने बाद ही मिलेगा पोजीशन। ठीक है, और इसके साथ ही अब मान लो वो जो अकोमोडेशन है वो इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर और दुर्ग, यहाँ पे रायपुर दुर्ग वगैरह सब इसलिए है क्योंकि ये जो है अमेंडमेंट नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसमें, तो रायपुर और दुर्ग में यदि आपका कोई भी अकोमोडेशन था और वो अकोमोडेशन क्या कर रहा था, वो अकोमोडेशन
पिछले 10 सालों से उसी बिजनेस के लिए यूज हो रहा था। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम इससे समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरी एक मतलब मेरा एक किराए की दुकान है जो किराए पे चल रही है। अब मैंने लगभग 20 साल से वहां होटल चलता रहा। 20 साल बाद मुझे वो खुद के लिए जगह चाहिए। 20 साल से होटल चल रहा है और मैं उसका होटल बंद करवाऊंगा और अब मैं उस जगह को लेना चाहता हूँ, तो उसको नुकसान होगा ना। तो मुझे उसे जो एनुअल स्टैंडर्ड रेंट है उसके 2 गुने के बराबर एक कंपनसेशन देना पड़ेगा जिससे उस बंदे का नुकसान ना हो। अब ठीक है ना। तो 2 कंडीशन, या तो 10 साल तक वहां पे कोई बिजनेस सेम नेचर का चलता रहे, या फिर दो लगभग 10 साल से वही बिजनेस उसी जगह पर चल रहा था। भले ही 2 या 3 लोगों ने उस बिजनेस को चलाया, पर 10 साल से उसी जगह पर सेम वो बिजनेस चल रहा था। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको जो एनुअल स्टैंडर्ड रेंट है उसके 2 गुने के बराबर लैंडलॉर्ड को टेनांट को कंपनसेशन देना पड़ता है। और टेनांट को जब आप कंपनसेशन देते हो तभी वो अकोमोडेशन आपको खाली मिलेगा। ठीक है। और नॉर्मल तरीके से, मतलब वो मान लो वो बिजनेस 10 साल से कम चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप एनुअल स्टैंडर्ड रेंट के बराबर कंपनसेशन दोगे। मतलब कुल मिला के यदि आप कोई नॉन रेसिडेंशियल पर्पस का अकोमोडेशन है उसको अचानक खाली करवा रहे हो, तो आप यदि 10 साल से उसी प्रकार का बिजनेस वहां पे कर रहे हो तो डबल एनुअल स्टैंडर्ड रेंट के बराबर कंपनसेशन दोगे। और यदि 10 साल से कम के पीरियड का आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे, तो आप स्टैंडर्ड रेंट के बराबर का कंपेंसेशन दोगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 1217 की ओर। 1217 क्या बोलता है कि ग्राउंड एच के अकॉर्डिंग इविक्शन ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा। कब? तो सबसे पहले तो आप याद करें कि ग्राउंड H1 क्या था। H1 था हाइट बढ़ाने के लिए, मतलब H से हाइट बढ़ाना, मतलब कुछ ऐसा एडिशनल कंस्ट्रक्शन उस अकोमोडेशन करने के लिए लैंडलॉर्ड को वो अकोमोडेशन चाहिए था। पर आप इविक्शन के लिए सूट लाए तो आप तब तक इविक्ट नहीं करा सकते हो जब तक आप कोर्ट को ये साबित ना कर दो कि भाई हम ऐसा कोई पर्पस का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे जिससे जिस पर्पस के लिए अकोमोडेशन है वो चेंज हो जाए। प्लस हमारे पास सारे प्लान है, हमारे पास सारे एस्टिमेशन है, और हमारे पास पूरे फंड है। ठीक है। मतलब पहले लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये घर है, इस घर में मैं ये प्लान रखा हूँ, मुझे ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और इसको बनाने में इतना खर्चा आएगा और इतना पैसे की मेरे पास अभी व्यवस्था है। जब तक कोर्ट को लैंडलॉर्ड ये सारी चीजें नहीं दिखाएगा तब तक वो 12(1)H के आधार पे वो अपना अकोमोडेशन खाली नहीं करवा सकता। ठीक है। अगला है सेक्शन 12(1)(8). 12(1)(8) बोलता है कि जे 12(1)(J के आधार पर कोई भी खाली कराने का ऑर्डर नहीं किया जाएगा। 12(1)(J क्या था कि यदि लैंडलॉर्ड की जॉब कर रहा था टेनेंट, और जॉब करने के कारण वो उस अकोमोडेशन में रह पा रहा था, तो यदि इस बात का कोई विवाद चल रहा है कोर्ट में कि क्या वो जॉब में अभी भी है या नहीं है, इससे रिलेटेड कोई सूट चल रहा है, तो जब तक उस सूट का डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक वो पेंडिंग प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप 12(1)(J के आधार पे टेनांट से वो मकान खाली नहीं करवा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है 9, नो ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ अ टेनांट शेल बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ 12(1)(K। तो 12(1)(K में हम किस आधार पे खाली करवाते थे कि आपने कील ठोक ठोक के डैमेज कर दिया। तो हमने डैमेज के केस में हम तब तक नहीं खाली करवा सकते यदि टेनांट ने दोबारा उस डैमेज, जो भी उसने डैमेज किया था, उस डैमेज को रिपेयर करा दिया, और रिपेयर कराने के साथ ही उसने लैंडलॉर्ड को कोई कंपनसेशन कर दे दिया, कंपनसेशन भी दे दिया और रिपेयर भी करा दिया, तो हमारी तो जो जरूरत है वो पूरी हो गई ना। तो हम फिर खाली नहीं करवा सकते। मतलब लैंडलॉर्ड को अगर कंपनसेशन दे दिया गया है प्लस जो डैमेज टेनांट ने किया था उस डैमेज को भी रिपेयर करा दिया है, तो ऐसी स्थिति में 12(1)(K के आधार पे आप एविक्शन का सूट फाइल नहीं कर सकते हो। अगला 10 बोलता है कि 12(1)(A के आधार 12(1)(M के आधार पर भी आप एविक्शन का सूट नहीं ला सकते हो। 12(1)(M क्या था कि आपने मेड कर दिया कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई ओपन लैंड था उसमें आपने कुछ और बना दिया। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने उस कंस्ट्रक्शन को वापस ओरिजिनल कंडीशन में कर दिया है, मतलब सब कुछ पुरानी स्थिति में आप वापस ले आए हो उस घर की, और प्लस आपने लैंडलॉर्ड के साथ ऐसी गलती की थी, इस बात के लिए उसको कंपनसेशन भी पे कर दिया, तो 12(1)(M के आधार पर लैंडलॉर्ड आपके लिए एविक्शन सूट नहीं ला पाएगा। अगला है 11 लास्ट 12(11) ये बोलता है सबसेक्शन
कि यदि आपने ओ के आधार पे 12(1) ओ के आधार पे खाली करने की बात की है, तो 12(1) ओ में हम क्या खाली करते थे कि ओवर पोजीशन कर दिया। यदि आप ओवर पोजीशन वाला प्लेस छोड़ दे रहे हो तो लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन भी दे दे रहे हो, तो इन दोनों ही स्थिति में आपको एविक्शन सूट नहीं लाया जाएगा और खाली नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सेक्शन 13, व्हेन टेनांट कैन गेट बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन। सेक्शन 13 बोलता है व्हेन टेनांट कैन गेट बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन। तो किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में जो इंस्टीट्यूट हो चुकी है, यदि टेनांट को समन गया है या अपील के केस में उसे नोटिस मिला है, और ऐसे समन को मिलने के या अपील के नोटिस के 1 महीने के अंदर वो टेनांट पूरा का पूरा किराया कोर्ट में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, यदि पूरा का पूरा किराया जिसका उसने नुकसान किया था उसको वो डिपॉजिट कर देता है कोर्ट में, तो फिर उसके अगेंस्ट एविक्शन का सूट फाइल नहीं किया जाएगा। और प्लस इसके बाद वो एक प्रॉमिस भी करता है कि वो हर महीने का किराया 15 तारीख तक जमा ही करता रहेगा। तो ऐसे केस में उसके अगेंस्ट, टेनांट के अगेंस्ट एविक्शन सूट फाइल नहीं किया जा सकता। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो सेक्शन 13 है वो क्या बताता है। सेक्शन 13 ये बताता है कि 12(1) ए के आधार पर जब भी खाली कराया जाया था, 12(1) ए था क्या कि आपने किराया नहीं दिया और हम आपसे खाली करवा रहे 2 महीने तक, हमारी डिमांड नोटिस के बाद 2 महीने तक आपने किराया नहीं दिया और हम आपसे मकान खाली कराना चाहते हैं। पर आपने क्या किया, जैसे ही आपके पास समन गया या अपील का केस है तो अपील का नोटिस गया, आपने उस समन या अपील के 1 महीने के अंदर अंदर जितना भी किराया ड्यू था सब किराया पे कर दिया है, और आप प्रॉमिस कर रहे हो कोर्ट को कि अब हर महीने का किराया 15 तारीख तक दे ही दिया करोगे। तो ऐसी स्थिति में आपको आपका एविक्शन नहीं करवाया जा सकता, आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ। ठीक है, 12(1)(2) क्या कहता है कि यदि कोई सूट या प्रोसीडिंग जो सेक्शन 12(1) में 13(1) में फाइल की गई है, कोई सूट या प्रोसीडिंग, और इसमें कोई डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है कि कितना रेंट पे करना था टेनांट को, ये क्लियर नहीं है, या टेनांट और लैंडलॉर्ड के बीच में डिस्प्यूट है कि रेंट इतना पे करना था कि इतना पे करना था। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जो कोर्ट है वो लैंडलॉर्ड या टेनांट ने एप्लीकेशन दी है तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पे क्या करेगा, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोविजनल रेंट फिक्स करेगा और बोलेगा टेनांट को कि आप ये प्रोविजनल रेंट डिपॉजिट कर लो, है ना। और यदि टेनांट ने डिपॉजिट कर दिया है तो उसे इविक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 13(2) क्या बोलता है कि यदि रेंट की जो अमाउंट है उसको लेके कोई विवाद उठ रहा है कि भाई कितना रेंट पे किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट एक प्रोविजनल रेंट फिक्स करता है, और प्रोविजनल रेंट फिक्स करने के लिए बोलता है टेनांट को कि भाई इस प्रोविजनल रेंट को आप कोर्ट में डिपॉजिट करा दो। और यदि टेनांट ने प्रोविजनल रेंट का अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है तो वो उसको मतलब इविक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला 12(1)(3) है कि इफ एनी प्रोसीडिंग रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू पर्सन और पर्संस टू हुम द रेंट इज पेबल। अब मान लो कि यहाँ पे जब भी रेंट से रिलेटेड कोई विवाद आ रहा है और इस विवाद में तथ्य ये है कि हमें तो पता ही नहीं था कि रेंट एक्चुअली पे किसको करना है, मतलब ओनर कौन है हम जानते ही नहीं था, लैंडलॉर्ड कौन है, टेनांट, और उसको एक कंफ्यूजन था कि किसको वो पे करे और इस कारण उसने पे नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट बोलेगा कि ठीक है आप मेरे पास ले आओ और कोर्ट में जमा कर दो। तो जो भी पर्सन होगा वो विदड्रॉ कर लेगा, जो भी इंटाइटल्ड पर्सन होगा वो विदड्रॉ कर देगा। और यदि टेनांट ने कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया है रेंट, तो ऐसी स्थिति में उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 13(4). 13(4) बोलता है कि
यदि कोर्ट को ये पता चलता है कि सबसेक्शन 3 का ग्राउंड जो था वो फॉल्स और फ्रिवोलस था, मतलब टेनांट ने तो झूठ मूठ ये बोला था कि किसको उसे रेंट देना है उसको मालूम ही नहीं, तब ऐसे स्थिति में टेनांट के झूठ बोलने के कारण कोर्ट बोलेगा कि इसके जितने भी डिफेंस के आधार हैं उसको स्ट्रक आउट कर दो, मतलब अब इसे अपना डिफेंस करने का मौका मत दो, मतलब टेनांट से उसके डिफेंस का, सूट को डिफेंड करने का पूरा मौका छीन लिया जाएगा। ठीक है, अगला है 13(5). यदि टेनांट ने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग रेंट डिपॉजिट कर दिया है, तो नो और डिक्री और ऑर्डर शेल बी मेड बाय द कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द अकोमोडेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द रेंट बाय द टेनांट, बट द कोर्ट में अलाउ सच कॉस्ट एज इट में डीम फिट टू लैंडलॉर्ड, है ना। तो यदि टेनांट ने डिपॉजिट कर दिया है तो कोर्ट फिर इविक्शन का तो कोई ऑर्डर पास नहीं करता, प्लस यदि कोर्ट को ऐसा लगेगा कि लैंडलॉर्ड ने फालतू इतना सब नाटक किया, इतना सारा विवाद मचाया, तो वो लैंडलॉर्ड को भी कॉस्ट देने के लिए बोल सकता है कि कॉस्ट भी अब लैंडलॉर्ड तुम दो क्योंकि तुमने फालतू ही इस बात को किया था। नेक्स्ट है 13(6). ये बोलता है कि यदि टेनांट फेल हो गया है डिपॉजिट करने में, तो ऐसी स्थिति में भी उसके जितने एविक्शन के ग्राउंड है वो स्ट्रक आउट हो जाएंगे, मतलब अपना डिफेंस करने का मौका टेनांट को नहीं दिया जाएगा यदि वो पे नहीं करता है रेंट। आई होप आपको सेक्शन 12 और 13 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।